Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Manu Thakur. So today's my topic which is I am going to discuss with you that is अस्थमा। तो आज की वीडियो में हम अस्थमा के बारे में डिस्कस करेंगे। अस्थमा क्या होता है, क्योंकि ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। बहुत से लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं और बहुत से लोगों की इस वजह से डेथ भी हो जाती है। तो आज का हमारा वीडियो अस्थमा के ऊपर रहेगा। जनरली भी हमें अस्थमा की नॉलेज होनी चाहिए सो दैट हम अपनी केयर अच्छे से कर सकें और इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकें। और एग्जाम पर्पज़ की बात करूँ तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी मेडिकल या नर्सिंग लाइन के स्टूडेंट्स हैं एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अस्थमा। अस्थमा होता क्या है? सो अस्थमा इज़ अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज। इट इज़ एन पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्टिव एयरवे डिजीज। देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी ट्रैक भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, लोअर एंड अपर। तो ये जो डिजीज़ है अस्थमा की, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ है। पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ मीनिंग ये लंग की डिजीज़ है। जब लंग्स में एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुकावट आ जाती है किसी वजह से, तो उसको बोला जाता है पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जब हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, जब हमारी लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है एयर फ्लो की, दैट इज़ कॉल्ड अस्थमा। So now come to the definition. Asthma is a common chronic inflammatory disease of the airways characterized by variable and recurring symptoms, reversible airflow obstruction and bronchospasm. And common symptoms include wheezing, coughing, chest tightness and shortness of breath. तो अस्थमा क्या है? कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, बहुत कॉमन डिजीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कि जब भी हमारी लंग्स में एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एयर फ्लो की डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है, तो उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं दैट इज़ विजिंग, कफिंग, कफ होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। चेस्ट जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है क्योंकि उसमें इतना कफ जम जाता है। एंड जो मेन सिम्टम है, जो हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, वो आती है सांस लेने में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट आता है हमारा इंसिडेंस। इट कैन अकर इन एनी एज एंड इन एनी सेक्स। तो ये जो अस्थमा है किसी भी एज के पर्सन को हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो। या और सेक्स की बात करें तो किसी भी सेक्स में हो सकता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। नेक्स्ट आता है 26 मिलियन आर डायग्नोज विद अस्थमा एवरी ईयर। तो हर साल ये बीमारी इतनी डायग्नोज हो रही है, तो 26 मिलियन लोगों में एवरी ईयर इस बीमारी को पाया जा रहा है, डायग्नोज किया जा रहा है। तो देखिए ये बीमारी कितनी फैल रही है। 10.6 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड। वोमेन्स आर इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ कंपेयर टू मैन। तो वोमेन में इसका डेथ के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। इन इंडिया 4,000 to 6,000 आर डाइंग एवरी ईयर विद अस्थमा। तो इंडिया की बात करें तो 4,000 से लेके 6,000 तक लोगों की डेथ हो रही है हर साल। मतलब एक साल में 4,000 से लेके 6,000 तक के लोगों की डेथ हो रही है जो कि अस्थमा के पेशेंट हैं। तो इंसिडेंट के बाद अब बात करते हैं कॉजेज। अस्थमा के कारण क्या है, किस किस वजह से हमें अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारा सर्टेन मेडिकेशन। कुछ मेडिसिन और दवाइयाँ ऐसी होती हैं जब हम उन्हें लेते हैं तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उसकी वजह से भी हमें अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आ गया डस्ट। कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी एलर्जिक होती है एयर से या फिर डस्ट पार्टिकल से। जब भी कोई पर्सन एयर या डस्ट पार्टिकल के एक्सपोजर में जाता है तो उनको ये प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट आ गया एनिमल्स पेट। देखिए कई एनिमल्स लवर होते हैं, तो एनिमल्स पालना बहुत अच्छी बात है और एनिमल्स को प्यार देना भी बहुत अच्छी बात है। बट कुछ डिजीज़ कंडीशन ऐसी होती हैं जो स्प्रेड होती हैं एनिमल्स। सो एनिमल्स आल्सो कॉज ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक। इट मीन्स कनेक्टेड विद जीन्स। अगर पेरेंट्स में से किसी एक को अस्थमा हो तो चांसेस रहते हैं बच्चों को भी आगे अस्थमा होने के। तो ये था जेनेटिकली। अब आता है हमारा केमिकल्स एंड परफ्यूम्स। तो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं, या परफ्यूम्स की बात करें तो परफ्यूम्स में भी केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिएक्ट कर जाते हैं, तो इससे भी हमें अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा सम फूड एंड बिवरेजेस। बहुत से पर्सन एलर्जिक होते हैं, कुछ पर्टिकुलर जो खाना होता है उस खाने से भी हमें अस्थमा की संभावना
रहती है। नेक्स्ट आ गया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें कोई इन्फेक्शन है, बहुत टाइम से इन्फेक्शन हो रहा है और उसको हम क्योर नहीं कर रहे हैं, या फिर हम उसकी ट्रीटमेंट ले रही है बट वो इतना रिकवर नहीं हो पा रहा और बीमारी और बढ़ रही है, मतलब इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें अस्थमा के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा स्मोकिंग, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग ऐसा कॉज है जो लंग्स में जाके लंग्स को इतना डैमेज कर देता है जिसकी वजह से हमें अस्थमा के साथ साथ और भी डिजीज कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। तो सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। फर्स्ट वन इज व्हीजिंग। जो भी अस्थमा वाला पेशेंट है, जब भी वो सांस लेता है तो व्हीजिंग साउंड आती है, मतलब सांस लेते टाइम आवाज सी आती है, दैट इज कॉल्ड व्हीजिंग। नेक्स्ट आ गया कफ। तो कफ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अस्थमा में। जब कफ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट आ गया चेस्ट टाइटनेस। जब कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चेस्ट में भी टाइटनेस आ जाती है। नेक्स्ट आता है डिज्नी, मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट आता है हाइपोक्सिया, मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज नेजल फ्लेयरिंग। देखिए जब सांस लेने में दिक्कत आती है तो जो हमारी नॉस्ट्रिल्स है वो वाइड हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट आता है स्पूटम इज थिक एंड टिनेशियस। स्पूटम जो है थिक हो जाता है, टिनेशियस हो जाता है। टिनेशियस में डार्क ब्राउन कलर का स्पूटम आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्रीज और एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड कॉल्ड साइलेंट चेस्ट। सो दीज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा कितने टाइप्स का होता है? सो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ अस्थमा, एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलर्जिक अस्थमा की। सो एलर्जिक अस्थमा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सीजनल एंड नॉन सीजनल। तो एलर्जिक जो अस्थमा है वो हमें सीजनल भी हो सकता है और नॉन सीजनल भी हो सकता है। सीजनल में आ जाएगा विंटर सीजन। जैसे विंटर सीजन शुरू होता है तो कोई पर्सन उसका एलर्जिक होता है तो उसको अस्थमा के चांसेस रहते हैं। एंड नॉन सीजनल अस्थमा आ गया हमारा डस्ट या माइट्स। अगर इससे कोई एलर्जिक है तो उसकी वजह से उसको अस्थमा हो सकता है। अब बात करते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा की। तो ये जो अस्थमा है किस वजह से हमें हो सकता है? अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर स्मोकिंग वाला कोई पर्सन है तो उसकी वजह से उसको अस्थमा के चांसेस रहते हैं। सो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अस्थमा, एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। जो एलर्जिक पर्सन है उनको एलर्जी की वजह से अस्थमा हो सकता है, एंड जो नॉन एलर्जिक है उनको कोई भी रीज़न हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है या स्मोकिंग का रीज़न हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ अस्थमा। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। सबसे पहले आता है हेरिडिटरी। अगर हेरिडिटरी किसी को प्रॉब्लम है तो आगे चल के भी जो बच्चे हैं उनको भी ये चांसेस रहते हैं अस्थमा के। नेक्स्ट आ गया एलर्जन। अगर किसी की बॉडी एलर्जिक है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे खाने के लिए, डस्ट के लिए, तो उसको भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आ गया एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूशन की वजह से भी अस्थमा के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आ गया अगर किसी पर्सन को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसको भी अस्थमा के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आ गया ड्रग ओवरडोजेज। अगर हम कई बार ड्रग ओवरडोज कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट आ गया ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। जहाँ पे हम काम करते हैं अगर वहाँ पे कोई किसी एक्सपोजर में हम आ रहे हैं, लाइक केमिकल हो गया या वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो, तो उसकी वजह से भी हमें अस्थमा की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। लास्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर किसी को स्ट्रेस है, इमोशन है, अगर हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल है तो उसकी वजह से भी हमें अस्थमा के चांसेस रहते हैं। सो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक स्टडीज़। तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं डायग्नोज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री कलेक्शन। तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पास्ट, प्रेजेंट। अगर उसको पास्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या रीजन था, कौन सी मेडिकेशन पेशेंट ने ली है, तो ये सारी चीज़ें हम वो कलेक्ट करेंगे बाय हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री के बाद हम उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हेड टू टो। देन पल्स ऑक्सीमेट्री, और क्या टेस्ट करवा सकते हैं? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट, एंड CBC करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, एंड देन चेस्ट एक्सरे। तो ये सारे डायग्नोस्टिक स्टडीज़ हैं जो हम पेशेंट्स के करवा सकते हैं सो दैट हम इजीली डायग्नोज कर पाएंगे। पेशेंट के साइन एंड सिम्टम चेक करके उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करवाने होते हैं, फिर उसके बाद हम डायग्नोज कर पाते हैं इजीली। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है हमारा मेडिकेशन। मेडिकेशन में ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं,
एंड ड्राई पाउडर इनहेलर्स। तो ब्रोंकोडायलेटर्स में क्या आता है, हमारा साल्बिटामोल आ गया, थिरोफाइलिन आ गई। तो ये सारी मेडिकेशन है जो ब्रोंकोडायलेटर के अंडर आती हैं, जो लॉन्ग एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसमें हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स आते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे हो गए लाइक बिकैलमेथाजोन एंड कोरोमाइलन, एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आ गया हमारा मोंटेकुलास्ट एंड जिलेटिन। सो दिस इज मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स हमने कैसी नर्सिंग केयर देनी है अगर हमारे पास अस्थमा का पेशेंट है। फर्स्ट वन इज चेक वाइटल साइंस एट रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर बेसिस पे पेशेंट के जो वाइटल साइन है वो चेक करते रहना है, हर 1 घंटे बाद या हर 1-2 घंटे बाद, जैसे भी डॉक्टर ने ऑर्डर दिए हों। नेक्स्ट आता है मॉनिटर एलर्जिक सिम्टम्स। तो मॉनिटर करना है कि पेशेंट किसी चीज़ से एलर्जिक तो नहीं है। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्टर मेडिकेशन, नोट एक्शन ऑफ मेडिकेशन। जो भी मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी है डॉक्टर ने, उनको चेक करना है, उनके क्या क्या एक्शन है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें एक नर्स को पता होनी चाहिए। अवॉइड एक्सपोजर टू पॉल्यूशन एनवायरनमेंट। तो पेशेंट को पॉल्यूशन एनवायरनमेंट से बचाना है, पेशेंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर पेशेंट एलर्जिक है पॉल्यूशन से तो उसको और दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट इज़ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी है सो दैट पेशेंट को सांस लेने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट को पूरी हेल्थ एजुकेशन देनी है रिगार्डिंग डिजीज़ कंडीशन या उसकी मेडिकेशन है, किस किस चीज़ से पेशेंट को एलर्जी है, उन चीज़ों से कैसे बचना है, और खाने में क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है। तो सारी चीज़ों की हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को देनी है सो दैट वो अपनी केयर भी अच्छे से कर पाए। तो ये तो हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। अब बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग अस्थमा, राइट नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन अस्थमा, तो हम कौन कौन से डायग्नोज बना सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं सुपरफिशियली। फर्स्ट वन इज इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म। तो पहला डायग्नोज हमारा आ जाएगा ब्रोंकोस्पाज्म से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन। नेक्स्ट वन इज स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू कफ एंड डिस्निया। Next one is anxiety related to difficulty in breathing, and last one is knowledge deficit related to treatment regimen. तो ये 5 डायग्नोज हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। आप इनको डिटेल में आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डायग्नोज भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रिलेटेड टू कफ। तो ये सारे डायग्नोज हैं, हम इजीली इनको बना के आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमें शॉर्ट नोट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज अस्थमा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम ऐसा दिखता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर और भी कोई इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई देता है, तो बिना देर करे अपने डॉक्टर को दिखाएं और टाइमली इसका ट्रीटमेंट कराएं। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।